हेलो दोस्तों, नमस्ते, जोहार। आप सभी को पुनः बी.ए. लॉरेंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए किसी विशेष टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। और ये DSE पेपर वन संबंधित है BA हिस्ट्री ऑनर्स PG सेमेस्टर 5। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कर, यानी 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था और उसके क्या नतीजा आए। तो देखते हैं। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। यानी यहाँ कह रहा है कि जो सन 1857 का जो विद्रोह था, भारत का विद्रोह था, वो कंपनी के खिलाफ, यानी अंग्रेजों की कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक व्यापक मीन्स विस्तृत जगह में, कई जगहों में फैला, कई जगह में देखने को मिला। लेकिन वो कैसा विद्रोह था? वो एक असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। यानी वो एक सम्मान, अपने आप को कहते हैं ना, लगता है उन्हें उनका भ्रष्टाचार, लगता है उन्हें अपना शिष्टाचार के जैसा था। तो विद्रोह, एक एक पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। विद्रोह यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यानी यह पहले एक ऐसा समय था, जिस तरह आज वर्तमान समय में हम अनुच्छेद 19 के तहत हमें वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन उस समय ऐसा स्वतंत्रता नहीं था। इसलिए उस समय विद्रोह एकमात्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। फिर आगे बढ़ते, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। और ये कैसे हुआ कि जो कंपनी की सेना है उसके खिलाफ में हो रहा है, जैसे शुरू हुआ। लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। और जब कोई हमारा भारतीय अंग्रेज के खिलाफ लड़ना शुरू किए, तो लोगों को भी लगा कि हमें भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो भी शोषित हो चुके थे और उन्हें आश्वासन हो चुका था कि शायद इससे हमारा भी अच्छा ही होगा। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। यानी इसका जो पर्यायवाची नाम है, जो 1857 का क्रांति है, विद्रोह है, उसको हम अनेक नामों से जानते हैं। जिस तरह धर्म में कहा जाए हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस तरह खंडित करते हैं, उसी तरह विद्रोह का भी नाम खंडित है। यानी इसको हम कई तरह से कह सकते हैं। सिपाही विद्रोह, यानी ये इतिहासकार, यानी ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा कहा गया। भारतीय विद्रोह, यानी भारत में एक प्रचंड छा रहा था, इसलिए भारतीय विद्रोह। महान विद्रोह, यानी ये एक अलग विद्रोह था, अलौकिक टाइप का विद्रोह था। और ये किसने कहा? भारतीय इतिहासकार। ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने महान विद्रोह कहा। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला विनायक एवं दामोदर सावरकर द्वारा। भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर द्वारा कहा गया कि ये विद्रोह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि विद्रोह के क्या कारण थे, क्या जरूरत पड़ा कि उन्हें विद्रोह करना पड़ा। तो इसमें है सबसे पहला राजनीतिक। यानी जानते हैं
राजनीतिक में भारतीय सदियों से अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसा ऐसा कोई भी काल नहीं गया है जहाँ राजनीतिक नहीं हुआ। तो राजनीतिक में क्या कारण था? अंग्रेज की विस्तारवादी, क्या था? अंग्रेज की विस्तारवादी नीति। अंग्रेज चाहते थे कि हम विस्तार करें, खूब करें, चारों ओर मेरा यश हो। कहते हैं ना, इंग्लैंड की सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यानी दिन हो या रात, हर ये का इंग्लैंड कर चुका है। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज की विस्तारवादी नीति और व्यापक का सिद्धांत था, व्यवगत का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हुआ। यानी कहते हैं ना, अपमान से बड़ा कोई जहर नहीं और तारीफ से बड़ा कोई हथियार नहीं। और जब भारतीय शासकों को और प्रमुखों को हटा दिया गया तो वो कैसे हो सकते हैं, कैसे जी सकते हैं? उनका अपना जो स्वभाव है, अपनी जीने की शैली है, वो अब समाप्त हो चुका है। तो ये भी उनको भय पैदा किया, यानी सत्तारूढ़ परिवार था उसको भी पैदा कर दिया कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। फिर आगे है कि लक्ष्मीबाई, जिससे हर कोई परिचित है, कि उनका दत्तक पुत्र है। यानी उसने, लक्ष्मीबाई ने पुत्र को जन्म नहीं दिया था, बल्कि किसी बच्चे को गोद लेकर अपना नामकरण देकर उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहा। लेकिन डलहौजी नीति, हड़प नीति ने इससे अनुमति नहीं दी, जिससे वो नाराज हो गए। वो भी एक कारण है। डलहौजी अपने व्यवगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों पर अपने अधिकार ले लिया। यानी जो ये है डलहौजी की हड़प नीति, वो उन्होंने पालन किया। सितारा, नागपुर, झांसी को अपने कब्जा में ले लिया, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी की थी। उसके यानी सुपुत्र नहीं थे और वो गोद लेकर किसी बच्चे को उत्तराधिकार बनाना चाहते थे। इस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अंग्रेज के गुलाम में चले गए थे, यानी अंग्रेज के हाथों हाथ में चले गए। फिर कहता है जोधपुर, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। यानी 1 2 3 4 5 6 जगह डलहौजी की हड़प नीति ने इन जगहों में इन जो सत्ता है को अपने अधिकार में ले लिया। यानी कहा था जिसके बच्चे नहीं है वो उस साम्राज्य के अंत होगा, यानी उस वंश के अंत होगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया। जो अवध है उसको भी अपने अधीन में ले लिया, जिससे अभिजात वर्ग यानी ऊंचे वर्ग के, अभिजात वर्ग यानी ऊंचे वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। और समझ सकते हैं कि ब्रिटिश के समय चंदा या कर देने का बहुत प्रचलित था। कर किसी भी देता थे, महाजन के थ्रू, ये थ्रू। और जब किसी क्षेत्र का विनाश होता है तो कई बेरोजगार हो जाते हैं, और उसी तरह उस बेरोजगारी में
उस बेरोजगारी के कब्जों में कई अभिजात वर्ग यानी ऊंचे वर्ग के लोग, हजारों लोग, अनुचर, सैनिक सब बेरोजगार हुए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को संतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया और अवध को असंतोष और षड्यंत्र, यहाँ मैंने सब कुछ अपना छल कुछ चक्र रचने का एक अड्डा बना दिया। फिर आगे देखते हैं आखिर व्यपगत का सिद्धांत ये क्या है। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय जिस तकनीक का सामने किया, यानी जो डलहौजी का सिद्धांत है, व्यपगत का सिद्धांत उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना, यानी उसकी क्या समस्याएं थी, उस तकनीक का सामना किया था। जिस तरह वर्तमान समय में बिल लाते हैं, उसी तरह उस समय का एक तरह का बिल था, बजट था, विधेयक था। तो इसमें क्या था, इसमें अंग्रेज द्वारा किसी शासक के निसंतान होने पर उससे अपने उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं था और वो उदाहरण स्वरूप लक्ष्मीबाई थी। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद सत्ता का त्याग करके उसके शासन पर कब्जा लिया जाता था। यानी उस पर जब अगर निसंतान दंपति है तो उनकी मृत्यु के उपरांत वो साम्राज्य सीधे ब्रिटिश की झोली में जा टपकेगा। आगे कहता है इन समस्याओं में ब्राह्मण के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया। और उन्हें क्या पता कि राजनीति में कभी धर्म नहीं लाना चाहिए, और अंग्रेज ब्राह्मणों से के बढ़ते असंतोष यानी उसका भी कुछ था, जिनमें कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे और वे लाभप्रद पदों को खो चुके थे। अरे ये तो भाई स्वाभाविक है, अगर जिस किसी को खाने की ललन पड़ जाए और उससे उसी का खाना लूट लिया जाए तो वो अपने प्राण को दान देकर उसका विरोध अवश्य करता। कहते हैं ना, किसी का भोजन मत छीनो, सब छीनो, उसकी भोजन उसका परिवार मत छीनो। आगे है नेक्स्ट बड़ा पॉइंट 2 नंबर में कि सामाजिक कार्य, सामाजिक और धार्मिक। पहले हम देखे राजनीतिक, अब देख रहे हैं सामाजिक और धार्मिक। कंपनी के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार करना प्रारंभ किया था। यानी अब मानवता जो मानवीय है उसको छोड़ दिया और उसको जानवर की भांति समझने भी लगा। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी एक बड़ा वर्ग चिंतित था। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता यानी ब्रिटिश की सभ्यता है, वो तेजी से भारत में फैल रही थी के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। यानी जो बड़ा वर्ग था वो चिंतित रूप में दिखाई दे रहा था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीय की सामाजिक मान्यता पर पड़ता था। यानी अंग्रेज का कहना था हम गोरे तू काले, को समझकर उनसे दूर ही रखते थे, उनसे छुआछूत जैसे भावनाएं उत्पन्न करते थे, कहीं श्वेत नगरी कहीं अश्वेत नगरी। फिर अन्य व्यवहार में आ जाता है रहन सहन के साथ उद्योग आविष्कार को आप समझ सकते हो। उन्होंने पहले तो यहाँ हाथ से लोग बुनकर कपड़ा बनाते थे और बेचते थे और अपनी जीविका
निर्वाह करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके पेट को ही निकाल दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। और इस तरह से उनकी जो आविष्कार, क्योंकि उनके आविष्कार भारतीय बुनकरों, हस्तकारों, व्यापारों, सभी लोगों के जो मान्यता था उनको पेट काट रहे थे। अगला है 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। जो हिंदू क्रम था, वंशानुक्रम यानी वंश के आधार पर, वंशावली जो कानून था, हिंदू कानून था, उसी को फेंक दिया। यह तो स्वाभाविक है। हिंदू कानून यानी जो प्रथा था उस सबको हटा दिया। और यहाँ नेक्स्ट बढ़ते ईसाई धर्म अपनाने वाले। उस समय के लोग जो ईसाई धर्म को अपनाते थे उसका प्रमोशन होता था, और जो हिंदू धर्म मानते थे उसका डिमोशन होता नहीं, लेकिन प्रमोशन होता नहीं था। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को भी सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। वही मैंने जो कहा कि अपनी राजनीतिक में, अपनी विशेषताएं में, अपनी सुशासन में, प्रशासन में कभी भी धर्म को नहीं लाना चाहिए। अरे इन्होंने क्या किया भारतीय धर्म? अरे भारतीय धर्म विविधताओं का धर्म है। या भारत में एक ऐसा जगह है, भारत एक मात्र ऐसा जगह है जहाँ लोग मिलजुल कर रहते, सभी तरह के धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। और अंग्रेज उसको खेल बना के जाना चाहते थे। इससे लोगों को संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे। जब किसी धर्म को प्रोन्नति दे रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें संदेह लगा कि कहते हैं ना, ये धर्म संकट में है, वो धर्म संकट में है। यही बात यहाँ सामने आई, संकट में है, संकट में है। और ईसाई धर्म बढ़ चढ़ के आगे लोग ईसाई धर्म परिवर्तित हो रहे थे, क्योंकि उनकी विशेषताएं थी। विशेषताएं नहीं, उसकी मजबूरी थी। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। देखिए, ये जगह तो सती प्रथा यानी पति मर गया उसके साथ पत्नी को जला देना, कन्या भ्रूण हत्या, शायद उसमें भी तकनीकी जैसा कुछ मशीनें होंगे कि कन्या को भ्रूण में यानी गर्भ में मारा जाता था। जैसे कुप्रथा को समाप्त करने अब विधवा पुनर्विवाह यानी एक विधवा स्त्री कभी दोबारा विवाह नहीं कर सकती है, जैसे कानून को समाज के लिए खतरा माना गया। ये इसलिए माना गया क्योंकि जिस तरह से हम ऋग्वेद के 10वें मंडल से आते हैं कि भारतीय सनातन धर्म में 4 वर्ण का उल्लेखित है, और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सर्वात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उन सबका मान सोच सकते हैं। तो उनको यह लगा, इससे ब्राह्मणों को अधिक ये हुआ, जलन हुआ, क्योंकि ये उनके द्वारा प्रथा बनाया गया था, उसके द्वारा संस्कृति बनाया गया था, उस पर खतरा मंडरा रहा था, शनि ग्रह उस पर लगे हुए थे। फिर शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहा था। ये तो हर किसी को पता है कि जब हम स्वयं शासक करते हैं तो हम राम राज्य, और वही शासन अगर किसी हाथों के चल जाता है तो रावण राज्य। यही जब पहले था, अंग्रेजों से पहले, तो कहीं हिंदू शासक थे तो कहीं मुस्लिम शासक थे,
वो अपने हिसाब से शासन करते थे, अपने हिसाब से धर्म को बनाते थे। और यही कारण है जब कोई उसका बाहरी आया, विरोध किया, तो लगता है वो हमारा विरोधी है। और ये तो स्वाभाविक है, ऐसा होता ही। तो शिक्षा ग्रहण के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहा था। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। जब आविष्कार हुआ, ये तो स्वाभाविक है, रेलवे का आविष्कार लोगों के हित में हुआ, लेकिन सर्वप्रथम वह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज के हितों के लिए ही जाना गया, क्योंकि रेल के माध्यम से सेना एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते थे, जल्दी आ जा सकते। टेलीग्राफ, उनकी जो फैक्स है, वो उसको एक कूटनीति समझा, उनका जासूस समझा। इसलिए भारतीय को यह दृष्टि नजर से ही भारतीय लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखे। अब आ रहा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम क्या पाते हैं, यानी भोजन, रुपये, ये सबको हम आर्थिक कारण में जोड़ते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहला है, ग्रामीण क्षेत्र में किसान और जमींदार भूमि पर भारी रकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीका से परेशान थे, क्योंकि उस समय की जो प्रथा थी, लोग जबरन हर किसी से भारी यानी ऊंची दर पर जमींदार भूमि से कर्ज वसूल रहे थे, और नहीं तो उनसे जगह सब छीन रहे थे। और इसमें क्या है, अधिक संख्या में लोग महाजनों के लेकर चुकाने असमर्थ थे, और जिनके कारण उनकी पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। और जो जमीन उनको अपने पूर्वजों से मिला है, वो भी अब छीनते जा रहा था, माना कि कोई दिव्य शक्ति खिंचा ले जा रहा है, और वो यूं ही कुछ नहीं कर पा रहे। बड़ी संख्या में, अगला पॉइंट, बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग थे। यह तो स्वाभाविक है, भारतीय कृषि प्रधान देश है, और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। और जो सिपाही थे वो अपने गांव परिवार सबको छोड़ के आए थे, आजकल भी छोड़ के जाते हैं। इसीलिए किसान का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया, और कहते हैं ना, यदि अपने कोई सामने रहे और वो आपको हेल्प नहीं करे, मदद करे, तो इससे रुष्ट अवश्य होते हैं। और यही कारण है कि इसलिए किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया, ये एक स्वाभाविक था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, यानी भारत का 10 का दाम है तो ब्रिटिश का 5 का दाम। इस तरह से हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद किया। मैंने बताया था कि जो भारत है, भारत के लोग हाथ से बनाते थे, उन्हें मेहनताना अधिक करना पड़ता था, लेकिन उसकी अपेक्षा उसकी जो देय है बहुत ही कम था। और ब्रिटिश लोग कंपनी में बना रहे थे, मशीन में बना रहे थे, वहाँ लागत कम था, कम के साथ उसे उतना मेहनत नहीं करना पड़ता था, और उसको भारत में लाकर उसको एक सस्ते दामों में बिक्री करना शुरू कर दिया, जिससे कई हस्तशिल्पकारों का पेट ही कट गया। भारतीय हस्तकला उद्योग की ब्रिटेन से सस्ती मशीन निर्मित वस्तुओं का प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। वो कहाँ कर पाए, वो जमीन में और वो आसमान में। अगर वो भारतीय जो हस्तकला है अंग्रेज के भांति सामान बेचे, तो अपने परिवार को कैसे चलाएं। अगला है सैन्यकरण, यानी सैनिक का इसमें क्या दोष। तो देखते हैं, आखिर
सैनिक का कारण भी क्या दोष था? तो पहला कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ये तो हर किसी को पता है कि ये एक सिपाही के रूप में शुरू हुआ था। वो बंगाल की छावनी शब्द में आया था, सर्वप्रथम उड़ीसा तरफ से था। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच सिपाहियों का प्रतिशत यानी 87 भारतीय सैनिक थे और 13% ब्रिटिश सैनिक थे। और उनका इतना होने के बावजूद उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी में का माना जाता था। कहते हैं ना, काम कराया भैंस जैसा, खाने को दिलाया मुर्गे के चूजे जैसा, यही हाल उनके सम्मान। अरे 87 भारतीय का हाथ था काम में, सुरक्षा में, और 13% अंग्रेजों का। और अंग्रेज जो वो 13% अंग्रेज हो, 87% भारतीयों को तुच्छ समझने लगा, निम्न को ही माना जाता था। एक भारतीय सिपाही उसी रैंक के यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। वही कि भारतीय हो, तुच्छ वर्ग के हो, आपको इसके समान वेतन पाने का अधिकार नहीं है। और गप तो हमें इस बात की है कि अंबेडकर साहब ने कानून बनाया और अब वर्तमान में स्त्री और पुरुष को एक समान वेतन दिया जा रहा है सरकारी जगहों, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। अब अगला है दूसरा पॉइंट में, उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। भारतीय समाज एक पारिवारिक समाज के रूप में जाना जाता है, यानी भारत के लोग परिवार के रूप में जाने जाते हैं। यही उसकी विशेषताएं हैं कि भारत में अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो आपको साक्ष्य मानकर विवाह संपन्न करते हैं और जन्म जन्मांतरण के लिए साथ रहने का अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन वही उसके विरोध में जो पश्चिमी देश, यूरोपीय देश हैं, वो अपने लोगों को घर से बाहर दूर भेजना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव था? हर किसी को रुष्ट आता, सेना सबको। यानी जितना ये सैन्यकरण है, ये सैनिक के द्वारा उत्पात मचाया गया कारण उल्लेखित है या बता रहे हैं। अब है कब किया गया, वो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और हमारे पुराने लोगों को कई तरह के रूढ़िवादी व्यवस्था समझे या आस्था समझे, उस समय के लोग बहुत कुछ चीज़ों पर विश्वास करते, अंधविश्वास करते थे कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसमें इतना विश्वास था कि उनसे समुद्र पार जाना पड़ सकता है। लोग समुद्र में उतरना है अपमान समझते हैं, यानी कैसे बताएं कि वो समुद्र में उतरना एक अछूत सा माना जाता था, यानी शुभ का संकेत नहीं था उनके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या था? तो यहाँ है, कहता है चार्ल्स जॉर्ज कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर था, यानी सिर पर बैठा था।
भारत के सर्वोपरि पद पर बैठा था। वो 1858 में पहला वायसराय बना, ठीक है। उसके कार्यकाल महत्वपूर्ण निम्नलिखित शामिल है, घटनाओं में निम्नलिखित शामिल। तो क्या घटना शामिल है? सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। जो विद्रोह था 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। जिस तरह अगर देखा जाए तो कहते हैं महाभारत में भीष्म कई ऐसे महारथी कहते हैं कि वो अपने एक बाणों से चमत्कार कर सकते थे। उसी तरह यहाँ भी जो लॉर्ड कैनिंग था वो 1857 को दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद नियम 1800 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। तो क्या है इसकी विशेषताएं? जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में शुरू की गई थी और इसे 1861 में पारित किया। ये नियम कहता है कि वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। अपने विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से क्यों इस तरह उसे उस विभाग में काउंसिल की तरफ से अंतिम आदेश पर पारित करने का अधिकार भी था। और अठारह का प्रमुख कारण में से एक था आगे है आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय। फिर है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1858। अब देखते हैं यही हिंदी में कहता है दंड प्रक्रिया, यानी किस प्रकार दंड देना है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियम, जो उच्च न्यायालय का नियम है वो कैसे रहेगा। फिर भारतीय दंड संहिता 1858। अब सवाल उठता है कि इसके तहत लोगों को किस जुर्म में किस तरह सजा देना है, ये सब उस समय था। अब आगे बढ़ते हैं। ये उसकी विशेषताएं थी। यहाँ तक उसका सैन्यकरण, यानी आपका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, ये प्रमुख थे। फिर अब देखते हैं कि तात्कालिक क्या कारण थे। तो उसमें है पहला नंबर पर देखते हैं 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। सैनिक कैसा था उसको देखते हैं। एक अफवाह फैल गई कि उनके एनफील्ड राइफलों में, कारतूसों में गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो जो बंदूक थे, राइफल थे, उसमें कारतूस जो उस समय के हिसाब से कारतूस था, जिसकी गोलियां या उसको मुंह से क्या से खींच के सही करना पड़ता था। तो गाय, सवाल यहाँ धर्म में बहुत आ जाता है। गाय हिंदू नहीं खाते हैं,
गौ माता कहते हैं, और सुअर मुस्लिम भाई नहीं खाते। इस तरह से उनका धर्म में आस्था टूटने लगता है। फिर यहाँ सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने के लिए पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। एक तो वो खाते नहीं हैं और फिर वो उसको अपने मुंह से कैसे खोलें, उसका प्रयोग करें। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करना से इनकार कर दिया और उन्हें लगा कि ये हमें अपने भातृ प्रेम से दूर करे, इसलिए वो मना कर दिया। और लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया। विवादित कारतूस वापस लिया गया, लेकिन इस वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भरसक प्रयास किए कि ये नहीं रहेगा, यानी खत्म होगा, और लेकिन उसका प्रयास असफल रहा क्योंकि अशांति फैल चुका था। मार्च 1857 में एक नए राइफल का प्रयोग के विरोध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला किया। हर रही बात, मंगल पांडे ने आवाज उठाई और वरिष्ठ अधिकारी यानी जो अपने सीनियर है उस पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। फिर सैनिक का क्रोध बढ़ता गया क्योंकि मंगल पांडे भारतीय थे, उसे फांसी दी गई। इस तरह से उन्हें दबाने का एक षड्यंत्र देखने को मिला भारतीय सेना को। फिर 9 मई 1857 को मेरठ में पचासी सैनिक यानी यूपी में 50 सैनिक ने राइफल प्रयोग करने से मना किया, और जो जिन्होंने किया विरोध करने वालों सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। जिन्होंने किया विरोध किया उनको सजा दी गई। ऐसा हुआ तत्काल कारण सैनिक कारण। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ तो देखते हैं। 1 नंबर में विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमा तक फैला। जो पटना है, बिहार है, यहाँ से राजस्थान तक फैला। विद्रोह के मुख्य केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार के आरा जिले शामिल थे। तो लखनऊ से कौन था? यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा बेगमों से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया, यानी विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। कानपुर से पेशवा बाजीराव नाना साहब ने किया। झांसी से 22 वर्ष की रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनके क्योंकि झांसी में एक सेल्फिशनेस भी देखने को मिलता है। आखिर उन्होंने किया तो क्यों किया? तो उसमें है कि उसके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया, यानी गोद लेने की प्रथा जो था वो उसको समाप्त कर दिया था। ग्वालियर से झांसी की रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब की सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया। और उस पर विजय हासिल किया। फिर कहता है आगे, वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़े, अंततः अंग्रेजों से हार गए। क्या करे, हार गए। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर के बिहार एक शाही घराने से थे, जो शाही
गिराने से थे। फिर दमन और विद्रोह किस तरह हुआ है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं। दमन और 1857 का विद्रोह एक वर्ष से अधिक समय तक चला। इससे 1858 के मध्य तक दबाया गया था। यानी 1857 साल के शुरुआत में हुआ और वो 1858 तक मध्य जुलाई अगस्त में समाप्त हुआ। मेरठ के विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की, यानी 14 महीना लगा। मेरठ में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद 14 महीने लगा और 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो देखते हैं एक संक्षिप्त में। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे और वो अधिकारी था जॉन निकोलसन, यानी किसके नेतृत्व में दबाए गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस। कानपुर नाना साहेब, सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी ग्वालियर लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, जनरल ह्यू ब्रोच। बरेली खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैम्पबेल। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लिकायत अली कौंसिल और बिहार के वीर कुंवर सिंह विलियम टेलर, जिससे कुंवर सिंह ने मार दिया था। अब विद्रोह की असफलता के कारण क्या कारण थे उसको जानेंगे। सीमित प्रभाव, यानी सीमित यानी छोटा सा। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था। जिस तरह आग झचोलता है, जलने का तुरंत भाप लेता है, उसी तरह बड़ा था, उसकी झांक निकली थी। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित रहा। लेकिन इतना विशाल सा देश में हर कोने को बता पाना एक थोड़ा मुश्किल भी रहता है। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना लोग इस विद्रोह में शामिल हैं। यानी कि ऐसा लोग है जो बड़ी रियासतें वो भारतीयों को साथ नहीं दिया। और एक शब्द में कहा जाए तो दक्षिणी भाग इस युद्ध में भाग नहीं लिया। आप समझ सकते हैं, उधर बिहार से राजस्थान एक सीमित क्षेत्र ही रहा, एक मध्य क्षेत्र में रहा, उसके अलावा कहीं हुआ नहीं। फिर आता है प्रभावी नेतृत्व नहीं। यानी इस तरह कहते हैं कि युद्ध योद्धा के शस्त्र में नहीं बल्कि उसके जिगर से ही अधिक 80% युद्ध जीता जाता है। उसी तरह देखने को नहीं मिलता, यानी प्रभावी नेतृत्व नहीं करता। यानी किसकी आगाज पर लोग जोश आए ऐसा व्यक्ति बहुत कम थे। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि राणा साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते थे। वो थे, लेकिन उसकी बोलने में इतना जज्बा नहीं था कि उनकी एक शब्द एक धनुष से निकले बाण की तरह रहे। फिर सीमित संसाधन, सीमित संसाधन यानी उसका जुगाड़ बहुत कम था। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार सभी अंग्रेजों की झोलिया में था। और उनको जो भारतीय राजा थे उनके पास धन के भी अभाव था, क्योंकि सारा टैक्स अंग्रेजों के पास जाता था। तीसरा है मध्य वर्ग की भागीदारी में। अंग्रेज शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग बंगाल, अमीर व्यापार और जमींदार विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। कि ऐसे वर्ग थे मध्य वर्ग, उच्च वर्ग आए नहीं, मध्य वर्ग गए नहीं, गए भी तो अंग्रेजों के साथ हो लिए।
इस तरह से जो असफलता हुआ वो सीमित प्रभाव रहा। फिर देखते हैं विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। कंपनी शासन का अंत। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, कंपनी अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते थे। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत का इतिहास में एक ऐतिहासिक और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को अंत कर दिया। अब ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन भले उसके आंखों से नहीं हो सकता, लेकिन उसके आदेश के अनुसार भारत में शासन हो सकता था। यानी ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, और जो ब्रिटिश राज है उसने अपने हाथों में ले लिया। इसने घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। कब की थी? 8 जुलाई 1858 को उन्होंने शांति का घोषणा किया था। भारतीय प्रशासन की महारानी विक्टोरिया अपने अधिकार में, जो ब्रिटेन की रानी है विक्टोरिया, उन्होंने सीधे अपने हाथों में लेकर यानी अपनी बागडोर संभालने को कहा, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर भी पड़ा। और अब जो ब्रिटिश संसद यहाँ पर थे वो अपने हिसाब से उतना जल्दी नहीं कर पाते थे। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया, और अब भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। पहले वो कुछ सीमित सा क्षेत्र में था, लेकिन अब विस्तृत कर दिया गया। धर्म के प्रति उसका रवैया। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि भारत के लोग धर्म और सामाजिक रीति रिवाज जो और परंपराओं का सम्मान करेंगे, अब धर्म को भी सम्मान की नजर से देखेंगे। अब प्रशासनिक में परिवर्तन किया हुआ। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। यानी पहले वायसराय पद हुआ करता था, अब वायसराय ना होकर गवर्नर जनरल पद होगा। और ये कौन था? कैनिंग थे पहले गवर्नर जनरल, और अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई, यानी जो भारत के शासक थे उन्हें अपना अधिकार मिल गया। विभगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया, यानी डलहौजी की हड़प नीति जैसा कुरीति को समाप्त कर दिया। अपने रियासतों को दत्तक पुत्र सौंपने की छूट दे गई, यानी अब गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी बन सकता है। सैन्य पुनर्गठन 1857 पुनर्गठन, यानी सेना में भारतीय सेना के अनुपात कम करने और यूरोपियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले भारतीय सेना 87 थे और 13 ब्रिटिश, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, अब इधर कमी इधर बढ़ी, यानी इधर में वृद्धि इधर में कमी। बंगाल की सेना के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई। निष्कर्ष। $1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास के अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज में कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वंचित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रवाद के बीच बोझ है। तो दोस्तों यही तक था आपका जो टॉपिक है 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख कारण, उसकी विशेषताएं और क्या क्या संभावित था, यहाँ से आपका समाप्त हुआ। आप सभी यहाँ इसमें सोच लग सकते हैं कि 1857 के विद्रोह पर लिखी पुस्तकें क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। आपके समक्ष है 1 2 4 5 गो है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद जोहार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप अपने भाइयों मित्र परिजनों को भी इसे भेजकर अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे।